नमस्कार। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। इस वक्त ताइवान और चीन के बीच युद्ध बस चंद कदमों की दूरी पर नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ताइवान के साथ ऐसी डील करने जा रहा है जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। ताइवान पर महज 2 घंटे में कब्जा जमा लेने का दावा करने वाले चीन की सेना खौफ से भरी हुई है, क्योंकि अमेरिका से मिसाइलों की ऐसी बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है जो चीन की अकड़ को खाक में मिलाने के लिए काफी है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आपको दिखाऊंगी ताइवान का नया हथियार, जिसे लेकर चीन के अब तक की सभी प्लान खटाई में पड़ जाएंगे। जल, थल, नभ, तीनों फ्रंट से हमले के लिए चीन की सेना तैयार है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। रोज ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर ताइवान को चिढ़ा रहे हैं। चीन के युद्धपोत ताइवान के पास समंदर में शोर मचा रहे हैं। चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ मौजूद है। चीन की सेना जमीन पर भी जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। पीएलए की युद्ध वाली तैयारी का वीडियो जारी कर चीन रोज ताइवान को डराने में लगा है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक चीन की नौसेना ताइवान से बस 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार कर चुका है। पहला है, चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है, चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में ताइवान का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका से मिले हथियार बनने वाले हैं। जंग की ओर बढ़ते ताइवान को अमेरिका से हथियारों की बूस्टर डोज भी मिलने वाली है, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है और ताइवान को चिढ़ाने के लिए लगातार घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 28 अगस्त को चीन के 23 लड़ाकू विमान और 8 युद्धपोत ताइवान में घुस आए। 29 अगस्त को चीन ने 37 लड़ाकू विमान और 8 युद्धपोत से ताइवान में घुसपैठ की। 30 अगस्त को 24 लड़ाकू विमान और 11 युद्धपोत ताइवान में घुस आए। 31 अगस्त को 62 लड़ाकू विमान और 7 युद्धपोत ताइवान की सीमा में दाखिल हुए। वहीं 1 सितंबर को चीन के 53 लड़ाकू विमान और 8 युद्धपोतों ने घुसपैठ की है। ताइवान में घुस आए चीन के विमानों में शेनयांग J-11 फाइटर जेट्स और 4 शियान J-7 फाइटर बॉम्बर्स भी शामिल रहे, जिनके दम पर चीन ताइवान को रोज डराने में लगा है। चीन के हवाई हमले को भी रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखता है, उसे ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PAC-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी के मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ अमेरिका को अपनी नई डिमांड लिस्ट भी भेज दी है। देखिए ताइवान ने कौन से हथियार का ऑर्डर बढ़ा दिया है। ये वही हाइमर्स हैं जिसने यूक्रेन में रूस की फौज को पीछे धकेल दिया है। अब यही रॉकेट सिस्टम ताइवान की बड़ी पसंद बन गया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में छपा है कि ताइवान चीन का मुकाबला करने के लिए हाइमर्स डील पर जोर दे रहा है। ताइपे टाइम्स और ताइवान न्यूज में छपा है कि हाइमर्स का पुराना ऑर्डर बढ़ाकर 29 सिस्टम का कर दिया गया है।
जबकि ताइवान ने पहले अमेरिका से सिर्फ 11 सिस्टम की डील की थी। द यूरेशियन टाइम्स ने भी इस खबर को हेडलाइन बनाकर चीन के टेंशन को और बढ़ा दिया है। ताइवान अमेरिका से हाइमर्स के वो रॉकेट चाहता है जो 300 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ताइवान अपनी जमीन से चीन तक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से हमला कर पाएगा, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच समुद्री गलियारे की चौड़ाई औसतन 180 किलोमीटर है और हाइमर्स से लैस होने के बाद वो चीन के मेन लैंड पर भी वार कर पाएगा। चीन की फौज ताइवान की तरफ कूच करने से पहले सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ते की फिक्र करेगी और उसका ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान खटाई में पड़ सकता है। इसलिए चीन को ताइवान और अमेरिका के बीच हाइमर्स वाली डील से डरने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान ने अगर इस मल्टी रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया तो चीन की फौज बैकफुट पर आ जाएगी। ऐसा ही डॉनबास की जमीन पर रूस की फौज के साथ हो चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। चीन की एयरफोर्स इतनी बड़ी है कि वो ताइवान को चंद घंटे में हरा सकती है। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है, ताकि वो चीन का तब तक मुकाबला कर सके जब तक अमेरिका मदद को ना पहुंच जाए। इन हथियारों में F-16 सबसे बड़ा नाम है, जो चीन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो ताइवान के तट पर उतरने वाली चाइनीज आर्मी का मुकाबला करेंगे। तीसरा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। और चौथी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को मोटे मोटे अक्षर में छापा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ताइवान को एंटी शिप और एयर टू एयर मिसाइल देने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के फाइटर जेट F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक है। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। यानी ये ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वैम्प अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान F-16 और जिन मिसाइलों से लैस हैं उनमें एब्रम मिसाइल भी बहुत घातक है।
जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है। AIM-120 यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 जैसा कि नाम है, एब्रम मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा, इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। ताइवान को अभी और 100 साइड वाइंडर मिसाइल मिलने जा रही है। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए ताइवान की वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है। चाहे एब्रम हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का ही खात्मा होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। F-16 ताइवान की हवाई ताकत को वो धार देता है जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। चीन को इसी बात का डर है और अमेरिका ताइवान के जरिए यही करना चाहता है, इसलिए वो ताइवान के जंगी जखीरे को अपनी घातक मिसाइलों से भरने में लगा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी हो सकता है? क्या ताइवान की इस स्ट्रेटजी को लेकर तैयारी फुल प्रूफ है? फिलहाल चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया को यूक्रेन के बाद ताइवान की तबाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि चीन का हमला कभी भी हो सकता है। चीन को टक्कर देने के लिए जापान जिस तरह से तैयारी कर रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अगर दोनों के बीच जंग हुई तो तबाही की बड़ी सुनामी आ सकती है। जापान ने हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने का ऐलान किया। चीन के होश उड़ गए हैं। आलम अब यह है कि जापान को धमकी देने वाला ड्रैगन अब उससे शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन जापान नहीं चाहता कि चीन उसके साथ ताइवान की तरह कोई शरारत करे। लिहाजा जापान ने भी चीन के साथ जंग के खतरे को देखते हुए असलहे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। ड्रैगन को जवाब देने की जापान ने की तैयारी। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का जापान ने किया ऐलान। जापान के ऐलान से उड़े चीन के होश। समुराई कसेगा ड्रैगन की नकेल। प्रशांत महासागर के नीले पानी में
तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान तैयार हो चुका है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि चीन को रोकने के लिए जापान ने क्या तैयारी की है, उससे पहले एक नजर इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये जापान सागर में रूस और चीन के जंगी जहाज हैं। दरअसल रूस के वॉस्टॉक 22 वॉर ड्रिल में चीन भी शामिल है और अपनी वॉर ड्रिल के तहत दोनों देश दुनिया को समंदर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। खबर के मुताबिक रूस की इस वॉर ड्रिल में 50,000 सैनिक, 5,000 वेपन सिस्टम, 140 लड़ाकू विमान और 60 जंगी जहाज शामिल हैं। रूस 7 सितंबर तक अपनी वॉर ड्रिल करेगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुट गया है। दरअसल जापान ने ऐलान किया है कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक तेवर और रवैये को देखते हुए वो जल्द ही अपने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम शुरू करने वाला है। अपनी इस परियोजना के तहत जापान जल्द ही अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रैम जेट इंजन की लॉन्चिंग करने जा रहा है। खबर के मुताबिक जापान ये परीक्षण अगले साल की शुरुआत में कर सकता है। जापान की सरकार के ऐलान के मुताबिक जापान चाहता है कि उसके हथियारों के जखीरे में ऐसी मिसाइलें हों जो लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान अब अपने इस प्लान के तहत क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के विकास और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को यह ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। खबर के मुताबिक जापान ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम हो। इसके अलावा ये ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो। रूस और चीन के पास ऐसी मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं और ये परमाणु हथियारों से भी लैस हैं। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन के खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी कर रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है।一段时间以来，日方反复炒作中国威胁，不断放风发展导弹计划和所谓的反击能力，是在为打造进攻性军事力量制造借口。背后包藏着突破和平宪法束缚、重走军事扩张老路的野心。这向世界传递出一个危险信号，即日本企图颠覆二战后建立的国际秩序，应当引起国际社会的高度警惕。 जापान के इस कदम से चीन में खलबली मची है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सैन्य ताकत को देखते हुए जापान ने अपने रक्षा बजट को अगले साल बढ़ाने की योजना बनाई है और ऐसे हालात में जापान के इस कदम से रक्षा क्षेत्र में शस्त्रों की होड़ का नया क्रम शुरू हो सकता है। दरअसल ताइवान को लेकर चीन और जापान में भयंकर टेंशन चल रही है। चूंकि ताइवान की सीमा के पास चीन बड़े स्तर पर लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और इस दौरान चीन ने ताइवान पर 11 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 5 मिसाइलें जापान के पास गिरी थी। लिहाजा चीन की इस रवैये के चलते ही जापान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान ने इजराइल के साथ भी एक रक्षा करार किया है।
जापान के साथ रक्षा करार करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा कि इजराइल जापान की सामरिक शक्ति को विकसित करने के लिए उसे पूरा सहयोग देगा। We elevate 70 years of excellent ties between our countries to the strategic level. We open the doors to technological cooperation, information sharing, military-to-military activities, and industrial ventures. These activities will strengthen the defense capability of each country, as well as our joint contribution to peace and stability in our region and all over the world. दरअसल जापान ने अपना सालाना रक्षा बजट बढ़ाकर 6.5 ट्रिलियन येन यानी $47 बिलियन कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान इजराइल के अलावा अमेरिका के साथ भी एक बड़ा रक्षा करार कर चुका है। जापान और अमेरिका के बीच हुए सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। जापान ने अमेरिका के साथ $293 मिलियन यानी 23 अरब रुपए की सिक्योरिटी डील की है। इसमें 150 आमरम मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं जो चीन की एयरफोर्स से निपटने में काम आएंगी। इसके अलावा जापान अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास नहीं है। जापान के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विकसित करने के ऐलान पर चीन के डर का ये आलम है कि अब वो जापान से शांति बनाए रखने की अपील करने लगा है। 危地马拉不要为虎作伥，尽早认清国际大势，早日做出符合历史潮流的决定。 जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखल अंदाजी कर रही है, उसे देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहाँ जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। इसलिए दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में भी बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है और ये ताइवान वाले वॉर जोन के बाद नए वॉर जोन के लिए तैयार होने जैसा है। जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध न करके उसका खुला समर्थन कर रहा है और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप एक बर्निंग पॉइंट बन सकता है। दरअसल जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं, जिन्हें सेनकाकू द्वीप कहा जाता है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं। इसके अलावा ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप 1895 से ही जापान के कंट्रोल में है, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ जहाज खरीदना चाहता था, लेकिन जहाज की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ी। खैर, US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान के इमरजेंसी वाले डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डालिए, क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो,
उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। ये ऐसे वॉर जोन हैं जहां अमेरिकी नेवी भी चीन को टक्कर देगी। इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएंगे। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया भी चीन का अहम सहयोगी देश है, जो अक्सर अपने मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। जापान और चीन के बीच जंग में किम जोंग भी चीन का ही साथ देंगे। इसलिए एशिया में युद्ध का ये मैदान जंग बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो इसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस जंग में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों जंग से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं, कई और देश भी शामिल हो जाएंगे। रूस यूक्रेन की जंग का अंत क्या न्यूक्लियर बम से होगा? इस वक्त ये दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये सवाल आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले से उठ रहा है, जब रूस ने युद्ध के बिल्कुल शुरुआती दौर में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जब IAEA इस प्लांट का निरीक्षण कर रही है तो रूस राह में रोड़े अटका रहा है। आखिर क्या छिपा रहा है रूस? क्या पुतिन ने फाइनल फैसला ले लिया है कि ज़ेलेंस्की बिना परमाणु धमाके के सरेंडर नहीं करेंगे? हमने इस एंगल से रिसर्च किया और आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, जिसे देखकर आप रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर अटैक वाले एंगल को उसे डिटेल में समझ पाएंगे। क्या रूस यूक्रेन जंग का द एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर करेंगे परमाणु हमला? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही बचा है आखिरी ऑप्शन? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? ज़ेलेंस्की की सेना न्यूक्लियर अटैक से यूक्रेन को बचा पाएगी? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसका आधार क्या है? और ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? असल में यूरोपीय संघ ने हाल में एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे दुनिया भर में इस बात का डर बढ़ गया है कि क्या यूक्रेन का हाल पुतिन हिरोशिमा और नागासाकी की तरह कर देंगे। 6 महीने से चल रही लड़ाई का क्या ऐसा भयावह अंत होने वाला है? यूरोपीय संघ ने परमाणु रेडिएशन से बचाने के लिए यूक्रेन को पोटेशियम आयोडाइड की 55 लाख गोलियां भेजने की घोषणा की है। इनमें से 5 लाख डोज ऑस्ट्रेलिया और 50 लाख यूरोपीय संघ दे रहा है। इन गोलियों की कीमत करीब 5 लाख यूरो यानी लगभग 4 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ ये गोलियां यूक्रेन को फ्री में दे रहा है। सवाल है, न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए यूक्रेन को ये गोलियां क्यों खानी चाहिए?
जवाब है यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया प्लांट, जहां इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम पहुंची है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जांच कर रही है। I think when you have I didn't need to come here to worry about the plant. I worried, and I will continue to be worried about the plant until we have a situation which is more stable, which is more predictable. It is obvious that the plant and the physical integrity of the plant has been violated several times by chance, by deliberation. We don't have the elements to assess that, but this is a reality that we have to recognize, and this is something that cannot continue to happen. ज़ैपोरिज़िया को लेकर रूस यूक्रेन के वॉर पलटवार के विस्तार में चर्चा करें, उसके पहले इस परमाणु प्लांट के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। यूरोप का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिज़िया नीपर नदी के तट पर है, जो विवादित डॉनबास क्षेत्र से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। कीव से इस प्लांट की दूरी करीब 557 किलोमीटर है और इस प्लांट से अगर रेडिएशन होता है तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन में नहीं, रूस में, बेलारूस में, पोलैंड में भी होगा। ज़ैपोरिज़िया की शक्ति को समझते हुए युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में ही रूस की सेना ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया था और तब से अब तक इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर पूरी दुनिया में आशंका घिरी हुई है। इस आशंका को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मदद करने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि रूस की सेना के गलत एक्शन से अगर न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर्स ठप हुए तो फिर यूरोप में बड़ी तबाही आने से कोई नहीं बचा सकेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अधिकारी ज़ैपोरिज़िया प्लांट की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करवाएं। ज़ैपोरिज़िया को लेकर रूस का कहना है कि किसी चिंता की बात नहीं है, प्लांट बिल्कुल सुरक्षित है और रूस की सेना के पहरे में है। यही वजह है कि रूस ने IAEA की टीम का भी प्लांट के दौरे पर विरोध किया ताकि IAEA की टीम प्लांट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन रूस इस टीम को रोक नहीं पाया। Сподіваємось, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. Під управлінням наших спеціалістів понад 3 десятиліття перебувають 5 об'єктів. Чорнобильська станція, 4 діючі АЕС. До діяльності жодного з цих об'єктів у МАГАТЕ ніколи не було зауважень, поки Росія не вдерлася на нашу територію і не принесла сюди своє божевілля. Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, ज़ेलेंस्की की अपील और रूस की रोक का किस्सा आगे दिखाएंगे। इससे पहले इस प्लांट की कुछ और डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में 4 ऑपरेटिंग NPP में से एक है और 1984 से एक्टिव है। ये यूक्रेन के सभी NPP के प्रोडक्शन का कुल बिजली का करीब 40% और यूक्रेन के सालाना बिजली प्रोडक्शन का 5वें हिस्से का योगदान करता है। ज़ैपोरिज़िया NPP में 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इकाइयां शामिल हैं, जिनमें से हर एक की कुल बिजली क्षमता 1000 मेगावाट है। आप समझ सकते हैं यूक्रेन ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए ज़ैपोरिज़िया की क्या उपयोगिता है और इस पर रूस के नियंत्रण से पूरे यूरोप की घबराहट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर जब जंग चल रही है तो रूस का नियंत्रण तो होना ही था, फिर आशंका कैसी? तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से इस प्लांट से रेडिएशन लीक होने का बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर इस प्लांट से गैस लीक होती है तो यूरोप का बड़ा हिस्सा भी प्रभावित हो जाएगा। यूरोप इसलिए भी चिंता जता रहा है क्योंकि उसे रूस पर भरोसा नहीं है। हवाला दिया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेष रूप से जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के विपरीत है। 1986 में चेर्नोबिल आपदा भी इस बात की याद दिलाती है कि सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना क्यों अहम है। यही वजह है कि यूरोप से रेडिएशन से बचने के लिए यूक्रेन टैबलेट भेजे जा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया को लेकर यूक्रेन और रूस के अपने अपने दावे हैं। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के निरीक्षण के लिए जब यहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम पहुंची तो उसका सामना भीषण बमबारी से हुआ। इस कारण टीम को निरीक्षण रोकना पड़ा। एक्सपर्ट ने संयंत्र का आकलन करने के लिए कई घंटों तक इंतजार किया ताकि बमबारी रुके तो वो यहां का निरीक्षण शुरू करे। See firsthand, and I was able to do that.
Of course, I was able to talk to the staff a lot, and also to people from Energolar, from the village, who came to meet with me and to see me and to get the support that they deserve from the IAEA. What I said to them there, I say it again here back in Ukraine. We are not going anywhere. The IAEA is now there, is at the plant, and is not moving. It's going to stay there. We're going to have a continued presence there at the plant with some of my experts. इस बीच रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर IAEA के मिशन को दक्षिणी मध्य यूक्रेन में संयंत्र में तोड़-फोड़ करने की कोशिश का आरोप लगाया। ज़ैपोरिज़िया रूस के नियंत्रण में है, लेकिन इसे संचालित कर रहे हैं यूक्रेन के कर्मचारी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मॉस्को ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि संयंत्र सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। हम IAEA निरीक्षकों के काम को पूरा करने में सहयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ बातें हैं, जमीन पर हकीकत कुछ और दिख रही है। जबकि ये कड़वी सच्चाई है कि प्लांट से रेडिएशन हुआ तो इसकी जद में रूस भी आएगा, लिहाजा इसे सुरक्षित संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच यूक्रेन ने IAEA की यात्रा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे संयंत्र की वास्तविक स्थिति दुनिया के सामने आ सकेगी। Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулась. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ дійсно необхідну на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити. Добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об'єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. असल में रूस के यूक्रेन पर परमाणु बम बरसाने की चिंता युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से जताई जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूक्रेन को जब पुतिन लहूलुहान कर रहे थे, तब से ही ये आशंका होने लगी थी कि लंबे खिंचते युद्ध अमेरिका और यूरोप से ज़ेलेंस्की को मिल रही मदद का अंत न्यूक्लियर धमाके से कहीं ना हो। लेकिन पुतिन ने अब तक संयम बनाए रखा है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस बीच ज़ैपोरिज़िया प्रकरण है, जिसे लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल है कि ज़ैपोरिज़िया पर ही रूस की ऐसी नजर क्यों है? इसका जवाब आपको यूक्रेन के दावे में मिलेगा, जिसमें कहा जा रहा है रूस का मकसद यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति को पूरी तरह से ठप करने का है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को अपने क्षेत्र में ट्रांसफर करना चाहता है। 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के महीने भर के अंदर रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए यूरेनियम संवर्धन की योजना बना रहा है, ताकि परमाणु बम का निर्माण कर सके। इसका मतलब है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की न्यूक्लियर ख्वाहिश की किसी भी संभावना का अंत करने के लिए ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा जमाए बैठे हैं और इससे रूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। IAEA जैसी एजेंसी प्लांट में हुए नुकसान को दुनिया के सामने रखे और रूस की इससे किरकिरी हो। कहा जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले में प्लांट के 3 लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये लाइनें ही संयंत्र को यूक्रेन के ग्रिड से जोड़ती हैं। दूसरी ओर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सबसे अधिक रेडियोधर्मी सामग्री है। इसका मतलब अगर ये जगह हमले की चपेट में आती है तो आसपास तुरंत ही रेडिएशन फैलने लगेगा। इसके बाद रेडिएशन के बादल बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मौसम तय करेगा कि ये बादल किस दिशा में जाते हैं, लेकिन ये जोखिम बहुत बड़ा है।